के लिए देखना है। हाँ जी, जुड़ गए सारे लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रही यस है। सर। मेरा नमस्कार और देरी के लिए खेद। 1 बजे का टाइम था, लेकिन आज इनको हमारे आयोजक को जो है थोड़ा गलतफहमी हो गई। तो आज अपन पढ़ते हैं चार्ज का, शुरू से पूरा ही चार्ज पे चैप्टर है। आप चार्ज का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे आप। तो चार्ज सबसे पहले परिभाषा से ही लेते हैं, कहाँ पर है इसकी परिभाषा चार्ज की। तो चार्ज को सेक्शन 2B में बताया गया और कोई परिभाषा उसकी फॉर्मल है। तो 2B में ये बताया है कि चार्ज का शीर्षक एक भी हो सकता है और एक से अधिक हो सकता है। यानी यदि एक अपराध किया है तो शीर्षक एक ही होगा, एक से ज्यादा अपराध किए हैं तो शीर्षक ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए चार्ज का हम कोई फॉर्मल डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दे। चार्ज का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने जो कोई अपराध किया है उस अपराध के बारे में उसको पूरी जानकारी देना कि उसने कौन सा अपराध किया है, यही चार्ज। चार्ज का 2B में परिभाषा देखने के बाद आपको ये देखना है कि चार्ज के लिए पूरा चैप्टर है, जिसको चैप्टर 17 है सीआरपीसी का 17, और वहां पे 211 से लेकर के और 224 तक का पूरा चार्ज का ही चैप्टर। उसमें चार्ज की अलग अलग धाराएं बताई गई हैं, जिनमें चार्ज में क्या क्या होना चाहिए, किस किस के विरुद्ध होना चाहिए, क्या उसमें परिवर्तन होना चाहिए, गलत लग गया तो क्या होगा, ये सारा का सारा मैंने बच्चे आपको बता रखा है। लेकिन आज उसका रिवाइज कर दूंगा मैं, और रिवीजन होने के बाद आप लोग चार्ज कभी भूलोगे नहीं। मैं एक वीडियो भी लाया हूँ, सॉरी वो उसकी तुकबंदी भी लाया हूँ, तो आपको मैं अभी व्हाट्सअप कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कभी आप चार्ज भूलेंगे नहीं, एक बार रख लेंगे तो उसका सीक्वेंस में याद करने का तरीका मैं आपको। तो चार्ज किस प्रकार से लगाया जाता है ये कल अपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया था, और प्रैक्टिकली लिखित में जो आपके पास था नहीं उसका परफॉर्मा शायद मैडम ने आपको एक भेजा होगा, मिला आप लोगों को? एक फॉर्मल चार्ज लगाया हुआ प्रॉपर परफॉर्मे में चार्ज मिला कि नहीं आपको? यस सर, मिल गया। मिल गया ना? उसमें किसका नाम है, किसके ऊपर चार्ज लगाया हुआ है वो? अभियुक्त का नाम बता सकते हो कौन है वो? मुकेश कुमार। मुकेश उर्फ अखिल। हाँ, मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार का जो चार्ज लगाया गया है उसमें आपने ऊपर ही ऊपर देखा होगा 2 या अधिक शीर्षक वाला आरोप है ना, आपका लिखा हुआ उसके। और उसके नीचे न्यायालय का नाम है विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण जयपुर महानगर प्रथम, ये सब लिखा हुआ है। उसके नीचे केस का टाइटल है राज्य बनाम मुकेश कुमार उर्फ अखिल, और सेशन प्रकरण संख्या 145/2021, अपराध अंतर्गत धारा वो 376D 366 384, ये सारी धाराएं उसमें लिखी हुई। और नीचे तय में लिखा हुआ है कि मैं लक्ष्मण राम विष्णु, जो उसका पीठासीन अधिकारी का नाम है, और विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति वाला ये लिखा हुआ उसमें सारा। और उसके नीचे लिखा एतत् द्वारा आप मुकेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल उम्र 22.5 वर्ष निवासी फलाना, ये सारा उसके एड्रेस कैसे लिखा हो। उसके बाद में आप देखिए ख में लिखा है
आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने दिनांक 13/3/2020 के पश्चात किसी समय सह अभियुक्त के साथ मिलकर EHCC हॉस्पिटल जवाहर सर्किल जयपुर के रास्ते में पीड़िता को बल द्वारा विवश करके एवं प्रवंचना पूर्ण उपयोग द्वारा उत्प्रेरित करके 4 व्हीलर गाड़ी में बैठाकर अयुक्त संभोग करने के लिए पीड़िता को विवश व विलुप्त किया करने के लिए उसका अपहरण किया और आपका उक्त कृत्य धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, जो मेरे पर संज्ञान में है। अब जो भी अपराध का आपको आरोप लगाना है, उसके सारे उस अपराध के इंग्रेडिएंट्स आपको आने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अपराध जैसे इसके अंदर लगाया है, आपका आरोप लगाया है रेप का, तो एक तो 366 का लगाया है जो अपहरण का है, उसके बाद इसके रेप का चार्ज लगाया है। तो जिस अपराध का आप चार्ज लगा रहे हो उस अपराध की परिभाषा यानी उस अपराध का जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे इसमें आ जाने चाहिए और घटना के रूप में आने चाहिए। तो जिस प्रकार से घटना का पूरा विवरण करते हुए लास्ट में ये लिख दिया कि भाई आपने इस उद्देश्य के लिए उसका अपहरण किया, तो 366 के अंतर्गत दंडनीय था। अब जिस अपराध के जिस पर्पज के लिए उसका अपहरण किया गया था वो दूसरा है, दूसरे चार्ज में लगा दिया उन्होंने कि आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने दिनांक 13/3/2020 के पश्चात या एवं पीड़िता के द्वारा FIR दर्ज कराए जाने के आदेश ये की दिनांक 22/8/2020 के मध्य समय पर से अभियुक्त के साथ मिलकर मनोहरपुरा कच्ची मतलब जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वहां ले जाकर के उसके साथ में बारी बारी से सबने किया, तो 376D के अंतर्गत दंडनीय अपराध, तो उसका चार्ज लगा। उसके पश्चात जो है उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया तो 341 का भी लगा दिया, और उसके साथ मारपीट की उसके लिए इसने 323 का लगा दिया, और उसके बाद उसके उससे पैसे एक्सटॉर्शन करने के लिए किया तो 384 लगा दिया। और चूंकि 10 साल से ऊपर दंडनीय अपराध किसी SC/ST के व्यक्ति के साथ किया जाता है तो SC/ST एक्ट अपने आप उसमें लग जाता है। 10 साल से ऊपर की सजा वाला कोई भी अपराध यदि कोई करता है तो उसके ऊपर ये उसका SC/ST का चार्ज लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये आपका SC/ST का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 का क्लोज W का सब क्लोज फर्स्ट आ गया तो उसमें लगा दिया। उसके बाद आपका 7वें नंबर पे जो लगाया है 10 वर्ष की अधिक सजा वाला बता करके 3 का 2 का 5 ये इसके ऊपर चार्ज लगा दिया। तो जो कोई भी अपराध किया जाता आशिक होता है जिसके अगेंस्ट में चार्जशीट पेश हो जाती है वो सारे अपराध एक साथ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि 220 क्या कहता है, एक सेम ट्रांजेक्शन में जितने सारे अपराध किसी अभियुक्त या अभियुक्तगण के द्वारा किए जाते हैं they all can be tried together। इसलिए ये इसमें आपके 8 चार्ज लगाए, इससे बड़ा चार्ज क्या होगा। हालांकि बहुत ज्यादा आदमी की संख्या होती है तो वो भी बढ़ जाते हैं, तो ये है आपका चार्ज लगाने का फॉर्मल तरीका है। इसके बाद में आप देखिए नीचे क्या लिखते हैं, ये आपने अपराध के ऊपर तक आगे फिर नीचे गए में लिखा ना, और मैं एतत् द्वारा निर्देश देता हूं कि आपको उक्त न्यायालय द्वारा उक्त आरोप के लिए परीक्षित किया जाए। अब उक्त आरोप लिख दिया इन्होंने तो आरोपों का होना चाहिए, यहाँ बहुवचन है ना ऊपर 7 है तो छोटी सी गलती मान लीजिए आप, तो ये बात सही है। अब नीचे लिखा अभियुक्त का प्रतिकथन, वो कहता है अभियुक्त को कहता है जज कि आपको आरोप सुनाया व समझाया गया, क्या आप समझ गए कि आपके विरुद्ध क्या आरोप है। तो वो कहता जी हाँ मैं समझ गया। अब वो कहता क्या आप अपराध स्वीकार करते हैं या अनुवीक्षा चाहते हैं। ये फॉर्मल है, सभी चार्ज में यही होता है।
तो वो कहता है नहीं, आरोप अस्वीकार है, अनवीक्षा चाहता हूँ। यहाँ पर अपना दूसरा स्पष्टीकरण भी दे सकता है। कोई कह सकता है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है वहां ये भी बता सकता है। और इसके बाद जब आपको हम पहले जो पढ़ाया था तब बताया था कि धारा 313 में सारे गवाह परीक्षक हो जाने के बाद जो एविडेंस उसके अगेंस्ट में आती है, तो प्रत्येक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो उसके विरुद्ध आई है, वो सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं। और सारे सवाल पूछे जाने पर उस समय अभियुक्त के पास में फिर एक मौका होता है कि वो अपने विरुद्ध आई उस साक्ष्य का खंडन कर सकता है। डिटेल में हर गवाह के सवाल के जवाब में उसका खंडन कर सकता है। जितने भी गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही दी है वो क्यों दी है उसका उत्तर बता सकता है, उसका कारण बता सकता है। रंजिश रखते हैं, उस वाले दूसरे वाले शिकायत करता है कि रिश्तेदार हैं मेरे से, मतलब जानबूझ करके हमारा बीच में पहले से कोई मुकदमा चल रहा है, प्रॉपर्टी का चल रहा है, या कोई भी इस प्रकार का उनके बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो इस प्रकार की सारी बातें वो उस समय एक्सप्लेन कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर के बारे में ये कह सकता है कि डॉक्टर को पैसे दे के खरीद लिया, तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट उसके देंगे वो तो टीनेबल है नहीं। पर ये आपको नीचे यहाँ अभियुक्त को एक मौका मिलता है कि वो पूछे, बता सकता है कि साहब चार्ज ये बिल्कुल झूठा है और मुझे बिल्कुल झूठा बताया है, आप तो गवाही करवाओ, ट्रायल करो, विचारण के दौरान मैं इसको अपने आप में साबित करूँ कि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। तो ये चार्ज का एक फोर्समेंट तरीका है लगाने का। इसको जब तक आपको अपराध के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप चार्ज अच्छी तरह से फ्रेम नहीं कर सकते। और यदि आपको ये लगे कि साहब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाऊं, तो आप उस घटना को देख करके, जिस घटना में एफआईआर दर्ज हुई है उसके समकक्ष आप पहुंच करके चार्ज लगा सकते हैं अंदाज। लेकिन एकदम गलत लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि आपको न तो वो चार्ज वाला आता है और न जो आपने लैंग्वेज लिखी है, वो दोनों अपराधों के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जब आपको चार्ज बनाने के लिए मिलता है तो ले दे करके आईपीसी के ऑफेंसेस के बारे में ही चार्ज आता है, और उसमें भी जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल केसेज हैं उनमें आपको चार्ज लगाने का मौका मिलता है। और वो कॉमन धाराएं होती हैं, 323, 341, 143, 146, 147, 148, 149 और 325, 324 और आपका 326, 409, 420, 419, इस प्रकार के जो कॉमन सब्जेक्ट है आपका 34 है, 149 है, जो अबेटमेंट के सेक्शन है, कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है 120A और 120B। तो 120A में तो कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा है, और 120 जो है वो पिनल सेक्शन है जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परिभाषा वाला सेक्शन जो है चार्ज में नहीं आएगा। चार्ज में वो सेक्शन आएगा जिसमें दंड का प्रावधान है। धारा 300 में मर्डर की परिभाषा दे रखी है, लेकिन चार्ज 302 का लगेगा। 299 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की परिभाषा दे रखी है, लेकिन चार्ज 304 का लगेगा। 304 के भी दो पार्ट है। यदि केवल नॉलेज है तो पार्ट सेकंड लगेगा, और इंटेंशन है तो पार्ट फर्स्ट लगेगा। और यदि इनके अंतर्गत अपन कोई भी बार, जैसे मान लीजिए आपके पास आपको अभियुक्त पर 325 का चार्ज लगाना है बनता है, लेकिन आपको पता चला कि आपको एफआईआर पढ़ने से कि दोनों के बीच में पहले झगड़ा हुआ और अभियुक्त को गुस्सा दिलाया गया, तो 325 वाला जाकर के 335 में सर जाएगा। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे यदि कोई घोर उपत्ति कारित करता है, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन पे यदि कोई ग्रीवस हर्ट कारित करता है तो 325 में चला जाएगा, 335 में चला जाएगा। इसलिए जिस अपराध का चार्ज लगाना है कम से कम उसके इंग्रेडिएंट आपको आने चाहिए। अपहरण है, बेपहरण है यानी किडनैपिंग है, अबडक्शन है, और आपका चीटिंग है, और आपके हर्ट संबंधी जितने भी 323 वाले हैं, ये सारे अपराध छोटे मोटे हैं, ये 15-20 ले दे करके सारे इनके बारे में आपको जानकारी, आप आईपीसी पढ़ते ही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उनकी जानकारी यदि नहीं होगी तो आपका चार्ज फिर गलत। इसलिए मोटे मोटे सेक्शन जो है 420 वाला हुआ, वो ज्यादातर आमतौर पे यही होते हैं, 323, 341, 342, 352, 353, 332, 333,
ये छोटे मोटे अपराध जो होते हैं इनके बारे में आता रोकफुल कंफाइनमेंट कहा जाता है। आपका 326 के बाद में 327 प्रॉपर्टी एक्सटॉर्शन का है, 328 जहर वगैरह देने वाला है, 329 में घोर उपद्रवी कार्य करे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने में, और आपका 330 में पुलिस वाले कन्फेशन एक्सटॉर्ट कराते हैं, 331 में घोर उपद्रवी कार्य कर देता है, और आपका 332 में पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने के लिए यदि कोई आता है तो उसमें उसके साथ मारपीट कर दे हल्की सी तो 332 लग जाएगा, और घोर प्रतिकारित कर दे पब्लिक सर्वेंट के तो 333 आ जाएगा। आपको ध्यान हो तो कई समय पहले देवी सिंह भाटी ने एक IAS अफसर की लेक्चर कर दिया था, 333 में चार्ज लगता है। तो जब कभी भी ऐसे प्रकार के जो छोटे मोटे अपराध हैं इनके बारे में आप जब तैयारी पूरी कर ही रहे हो तो आपको इन मोटे मोटे सेक्शंस जिनमें चार्ज लगाने के लिए आपको मिलता है वो पीछे के जितने भी आपके पेपर्स आए हैं उनमें जो जो धाराएं यूज हुई हैं उनके बारे में आपको आना चाहिए। फिर एक दूसरी तरफ आपका ये है कि जब कभी भी अपराध का चार्ज लगता है, जैसे चोरी जैसा अपराध हुआ या रेप जैसे अपराध होते हैं, तो ये आपके तो काम के नहीं है क्योंकि ये सेशन वाले केसेज होते हैं, इस प्रकार का चार्ज आपसे उम्मीद नहीं करते हैं वो। फिर भी आपके जो क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास के मामले जो 441 से लेकर के वो 462 तक जाते हैं, 463 में आपका फोर्जरी शुरू हो जाता है, तो 441 से लेकर के और 462 तक के जो सेक्शंस हैं इनका आपको पक्का ध्यान होना चाहिए। चार्ज लगाते समय आपको ये इतना ध्यान रखना चाहिए कि यदि घर में घुस के चोरी की है और रात का टाइम है तो आपको चोरी के साथ में 357 गृह अतिचार का चार्ज भी लगेगा, और यदि कोई व्यक्ति तैयारी करके और घर में घुस के मारपीट करता है दिन के समय में तो 452 लगेगा। कोई सिंपल अपराध करने के लिए घुसता है तो 451 लगता है। और एक मोटी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि कोई अपराधी किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए किसी के घर में घुस के हत्या कर देता है तो उसके लिए आपको 449 और प्लस मर्डर का चार्ज लगेगा, 449 हाउस ट्रेसपास का लगेगा और बाद में मर्डर का 302 वाला चार्ज लगेगा, दोनों लगेंगे। और यदि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित किया है किसी के घर में घुस करके या वैसे, तो उसको आपको आजीवन कारावास के लिए 450 प्लस जो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया उसका अपराध का चार्ज लगेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली बार शायद उदाहरण दिया था कि नहीं मुझे पता नहीं, कि रात के टाइम में कई आदमी मिल करके और घर में घुसते हैं और एक से ज्यादा हैं और एक आदमी ने यदि किसी का मर्डर कर दिया तो साथ वाले सारे के सारे कंजॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे उस मर्डर के लिए। और कंजॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अब मैं कई बार पुलिस में भी पढ़ाता हूँ तो वो कहते हैं साहब 460 ही लगेगा, घर में 4-5 आदमी घुस के दी मारपीट करी और उसकी हत्या कर दी तो 460 में लिख रखा कि घर में घुस के कोई हत्या करता है तो उसको आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से दंडित किया जाएगा। अब आप सिंपल सोचिए जनरली कि कोई आदमी यदि बाहर हत्या करे तो मृत्युदंड, और घर में घुसकर लोगों के साथ घुस करके अंदर मारे तो केवल 460, ये नहीं हो सकता। इसलिए रात के टाइम में एक से अधिक आदमी मिलकर के गृह अतिचार करते हैं और उसके समय किसी आदमी की हत्या कर देते हैं या घोर प्रतिकारित कर देते हैं तो सारे आदमी कंजॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे, और जो अपराध कारित किया गया है उसके साथ यदि घोर उपद्रवी हुई है और यदि मर्डर हुआ है तो उसके साथ में 460 प्लस 302 ये दोनों चार्ज लगेंगे। ये आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें एक उदाहरण दिया, मैं एडीजे के पेपर में एक सवाल आया था, मैं आपको बोल के बताता हूँ कि 2 आदमी किसी के घर में घुसे रात्रि के समय तैयारी करके, उनका इरादा था चोरी करेंगे, उन्होंने चोरी कर भी ली, लेकिन जो ही चोरी का सामान लेके चलने लगे तो मालिक जग गया। मालिक जग गया तो एक तो भग गया, थोड़ा दूर चला गया कमरे में, और दूसरे को पकड़ लिया उसने, मालिक ने दूसरे को पकड़ लिया तो वो बोला भाई तू छोड़ मेरे को वरना मैं तेरे मार दूंगा। वो बोला नहीं छोड़ूंगा। मालिक कहता नहीं छोड़ूंगा, चोर कहता छोड़ मुझे। अब मालिक ने उसको छोड़ा नहीं, जब नहीं छोड़ा तो उसने उसका गर्दन को मरोड़ा, और गर्दन को मरोड़ा तो मृत्यु हो गई उसकी, और फिर दोनों निकल के भाग गए।
तो एडीटी में सवाल आया था कि दोनों आदमियों पे कौन सी धारा का चार्ज लगेगा। आप में से बता सकता है कोई कि कौन सी धाराओं का चार्ज लगेगा दोनों पे। कई बार लोग कहते हैं साहब क्या पता चले कौन सा अपराध करने के लिए गया था, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके पास जब चार्ज की स्टेज आती है तब ऑल ऑफ द मटेरियल इज बिफोर यू, what offense was committed and for which you have to levy the charge. All the things are clear. Investigation is already over and charge sheet is filed before the court. Now every material which is collected by the police during the course of investigation is before you in the form of charge sheet. इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि क्या पता चले कौन सा अपराध करने के लिए गया था। ये सारी बातें अपराध घटित होने के बाद की होती है। घटना घटित हो गई, जो अपराध होना था वो हो चुका, उसके बाद जो परिस्थितियां आपके सामने आई है उनको ध्यान में रख करके आपको चार्ज लगा। तो आप बताइए, मैंने जो आपको एक घटना सुनाई उसमें दोनों के विरुद्ध क्या चार्ज है। रात का टाइम घर में घुसे चोरी करने के लिए, लेकिन काम दूसरा ही हो गया। कौन बता सकता है आप में से कि कौन सी धाराओं में चार्ज लगेगा। कोई नहीं। सर 460, 379, 302। देखिए, जहां बल प्रयोग हो जाता है, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। 379 तो चोरी करने के लिए घुसे थे, लेकिन 379 में अच्छा चोरी और लूट में क्या फर्क। योर कंसेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता, चोरी ये बिना बताए हो रही, किसी को पता ही नहीं चलता। और चोरी में यदि होगी बरोबरी, यानी वो तो कहता ले जा रहा हूं, वो कहता नहीं ले जाने दूंगा, दोनों में भिड़ंत होती है। तो चोरी में यदि होगी बरोबरी, एक दूसरे को खींचा काम होगी, तो वो तो आपका घट गया मामला। चोरी तो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो दोनों में छीना झपटी होगी। अब दोनों के एक ही चार्ज लगेगा। रोबरी का माल आ गया ना बीच में, रोबरी करते हुए उसकी हत्या हुई है, तो रोबरी करते हुए हत्या हो जाती है तो सेक्शन 390 कहता है, 390 ये बताता है कि किसी के घर में घुस करके कोई रोबरी करता है तो घोर प्रतिकार हो जाती है या मृत्यु काट हो जाती है, तो 390 का अपराध होगा। रोबरी की सजा कहां पर है, 392। लेकिन यदि मारपीट साथ में हो जाती है तो फिर 394। और हत्या हो गई आपका, ये ऐसा कार्य करते हुए हत्या हो जाती है तो फिर कौन से में जाए। 390 में बता रखा है ना, हत्या हो जाए तो फिर 392। और वैसे यदि डकैती होती है तो उसमें यदि हत्या हो जाती है 396। और सिंपल डकैती होती है तो 395। तो ये आपको ध्यान रखना कि दोनों घुसे तो गृह विचार की घटना। तो अभी भी मैंने बताया मर्डर हो गया, मर्डर हो गया तो फिर आपको अंदर घुसने का, दोनों कंजॉइंटली घुसे तो 460 तो लगेगा ही लगेगा। मृत्यु कारित कर दिया, गौरवपति के लिए दे रखा है ना वहां। और इसके अलावा दोनों के दोनों जो कंजॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे तो 460 लगेगा। रोबरी का लगेगा। रोबरी में भी ये बात आती है कि 392 में ये है कि हत्या करने के समय यदि मृत्यु कारित कर देते हैं तो वो भी लगेगी। और मर्डर का तो लगेगा ही लगेगा। तो ये 3 अपराध उनके चोरी खत्म। एक तो लूट हो गई, लूट करते समय कूट हो गई तो कूट में भी मारपीट करते हुए मौत हो गई। तो इस प्रकार से आपको अपराध जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चार्ज गलत हो, चार्ज गलत लगा दो। अब मैं कई बार पूछता हूँ लोगों को तो कहते हैं कि जैसे आपका अपहरण और बेपहरण है, यानी किडनैपिंग और अबडक्शन है। किडनैपिंग और अबडक्शन के अंदर देखिए आप क्या फर्क है। किडनैपिंग किसका होता है, अरे बताओ। आपको मुफ्त में आपको आईपीसी रिवाइज करा रहा हूं मैं। किडनैपिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार Female below 16 years of age and male below sorry, female below 18 years of age and male below 16 years of age. बस 0 नंबर मिलेगा मैडम, 0 नंबर।
सर भारत में से और विधिपूर्ण सत्ता से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज किडनैपिंग, किसका होता है, बड़ों का होता है या छोटों का होता है, ये बताइए। क्या हर बच्चे का किडनैपिंग होगा? प्यारे बच्चों, ढंग से याद करिए। आपको ये देखना है कि यदि कोई बच्चा जिसमें महिला है, बच्चा है, फीमेल है, तो 18 साल से कम, और मेल है तो 16 साल से कम, वो किसी की सदस्यता में है, किसी की गार्जियनशिप में है, वहां से उसको बहला फुसला करके ले जाते हैं, तब जाकर के आपका किडनैपिंग बनेगा। मान लो को फुटपाथ से बच्चे को उठा लिया, उसका कोई माँ बाप है ही नहीं, तो उसका किडनैपिंग थोड़ी हो जाएगा। अरे जो बच्चा किसी की गार्जियनशिप में नहीं है, उसका किडनैपिंग नहीं होगा। अपराधों को ढंग से समझिए और फिर जवाब दीजिए। अच्छे से लिखोगे तो कैसे बात पड़ेगी आप। जब कभी भी किसी भी बच्चे का भारत से बाहर करेगा तो भारत से बाहर का किडनैपिंग हो जाएगा, भारत में करेगा तो भारत में हो जाएगा। किडनैपिंग तो आना चाहिए। द चाइल्ड मस्ट बी इन गार्जियनशिप ऑफ हिज गार्जियन और एनी अदर पर्सन। माँ बाप हो सकते हैं, नेचुरल गार्जियन हो सकते हैं, डिफेक्टो गार्जियन हो सकते हैं, किसी को बच्चे की कस्टडी दी हुई है वो हो सकता है। कस्टडी में होना जरूरी है बच्चा। यदि कस्टडी में बच्चा नहीं तो किडनैपिंग होगा नहीं। अबडक्शन में सब आ जाते हैं। केवल और केवल अभिरक्षा वाले बच्चे को छोड़ करके बाकी सबका अबडक्शन है। और ये भी ध्यान रखना, अबडक्शन पर से इज नॉट पनिशेबल। केवल मात्र आपका अपहरण करा, आगे ले जाके छोड़ दिया तो कोई अपराध नहीं है। नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर सिंपल अबडक्शन। अब आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं ये बात आपको बताता हूं कि सिंपल अबडक्शन में कोई सजा नहीं है। दूसरा अपराध हो सकता है, बल प्रयोग हो सकता है, रोकफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है, रोकफुल रिस्ट्रेंट हो सकता है। आपने अभी एक को चार्ट दूसरा भेजूंगा आपको, उसमें ये लिखा होगा कि आप ये बताओ, एक आदमी घर के अंदर बंद है और दूसरे आदमी बाहर से 5-7 आदमी ने उसको घेर लिया और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, घर के अंदर पथराव कर रहे हैं, भयंकर पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स जारी है। तो बताओ कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध हुआ, कौन सा चार्ज लगाओगे? अंधाधुंध पत्थर फेंक रहे हैं किसी आदमी को टारगेट करके, तो बताइए कौन सा अपराध बना? अरे चुपचाप मत रहो, कुछ तो बोलो, भूखे थोड़ी हो। पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो। पानी तो अभी बरस रहा, थोड़ा थोड़ा, ये ज्यादा पानी में तो जा नहीं सकते आप। इसलिए आप बोलिए तो पता लगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। किसी आदमी पे मारने के उद्देश्य से बाटा फेंक रहे हैं लोग, पत्थर फेंक रहे हैं, बताओ कौन सा अपराध हुआ? अरे सर पुलिस वाले हैं 342 342 और भी सर वो, अगर वो तो कोर्ट वो होगा ना, उसको जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। हाँ जी सर, हाँ जी। wrongful confinement कैसे हुआ? घर में बंद कर 342 है, 10 दिन से 344 है, जिसकी रिट जारी करके 345 है, wrongfully confinement secretly 346 है, एक्सटॉर्शन करना 347 है, कन्फेशन कराना 348 है। ये तो है। अब आप उनके आगे जाके रुक गए। All the offenses are to be understood in sequence. एक बहुत बड़े कंपटीशन की तैयारी में हो आप, और आपने पास भी कर लिया होगा, उसके आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको अपराधों का तो ज्ञान नहीं। देखिए, आप घर जाके पढ़ना, आप घर पे ही होंगे, आपको क्लास हो होने के बाद पढ़ना। तो 349 में बल का परिभाषा दिया हुआ है, व्हाट इज फोर्स, और 350 में दिया हुआ क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल, और बाटा फेंकना आपराधिक बल में आता है। लग गई तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंजरी कॉज्ड बाय स्टोनिंग, और नहीं लगी केवल घाटा है तो 352।
असॉल्ट आ जाएगा। पुलिस क्या करती है, 99 केसेस में पुलिस छोटा चार्ज लगाती है, 336 बना के लाती है। रेस और नेग्लिजेंट एक्ट बना के 336 में चार्ज कौन, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अरे जानबूझ के फेंका हुआ बाटा जो है, intentionally pelting of stone does not constitute an offense under section 336। तो ये सब मैंने आपको यूं बताया है कि आपको चार्ज लगाते समय अपराध का पता होना चाहिए। अपराध का पता नहीं है तो चार्ज क्या लगाओगे आप, गड़बड़ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे। हालांकि फॉर्मेट दिया हुआ था, फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं, लेकिन फॉर्मेट के अलावा गवर्नमेंट ऐसे आदमी को चेंज करती है जो कुछ जानता हो। तो ये मैंने आपको बताया अपराधों के बारे में। अब अपन चलते हैं कि चार्ज में क्या क्या होना चाहिए। ये परफॉर्मा मैंने आपको दे दिया, उसको 10 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इसके अंदर फॉर्मल चीजें क्या है। फिल इन दी ब्लैंक्स, जो ऊपर का परफॉर्मा है उसके अंदर लिखा हुआ है सारा, जो नाम हाथ से भरे हुए हैं उनको हटा के आप अलग अलग प्रकार के जो भी अपराध होते हैं उनको नाम बदलो, धाराएं बदलो, कुछ भी करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 10-12 बार लिखेंगे तो सब सही हो जाएगा। 1-2 दिन का काम है, एक दिन में 10 बार लिख देंगे, फिर दूसरे दिन फिर 10 बार लिख दिए, तो ऐसे 3-4 बार लिखोगे, एक बार में कोई विद्वान नहीं होगा। आप सारी विवेकानंद हो ऐसा मान के मत चलना। आपको एक एक चार्ज को 10-10 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको याद हो जाएंगे। जबान पे आपकी लीगल लैंग्वेज आ जाएगी, फिर उसको एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं, फुल स्पीड से आप लिख सकते हो। तो चार्ज के जो संबंधित सेक्शंस हैं वो पहले मैंने बता दिया 2B, उसके बाद में 211 से लेकर के और 223, 24 तो लास्ट में ये है कि जिसमें यदि सजा हो जाती है वो ठीक है, बाकी जो बच गए उनमें एक्विटल कर देते हैं, उसमें कोई चार्ज लगाने का मतलब नहीं है, वहां तो चार्ज हटाने का मतलब। दूसरा एक देखिए, आपका चार्ज गलत लग गया, एरर, ओमिशन, एब्सेंस और इरेगुलरिटी इन फ्रेमिंग द चार्ज, ये जो डिफेक्ट है वो आपकी इरेगुलर प्रोसीडिंग्स है ना, सेक्शन 460 से 466, बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपके सीआरपीसी के, उनको रखना चाहिए आप। फिर आपको चार्ज लगाते समय ये भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लिमिटेशन में है कि नहीं, ये भी देखना। नो कोर्ट कैन कॉग्निजेंस लेने की स्टेज पे देखा जाता है, चार्ज के समय देखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए 460 से लेकर के 460 में तो इरेगुलर प्रोसीडिंग है, 461 में इलीगल प्रोसीडिंग, 462 में आपका ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी कोई परेशानी है, 462 एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो बोलो फटाफट उसी का। और 463 और 464 को छोड़ दीजिए, 464 में आपका क्या है, 65 देखिए, यानी 464 में आपका एरर है, ओमिशन है और एब्सेंस है और इरेगुलरिटी इन चार्ज है। यदि अभियुक्त के विरुद्ध चार्ज लग गया और उससे अभियुक्त ने पूरा अपना बचाव किया, पूरी ट्रायल उसने फेस करी और सारा जो कुछ भी था वो उसने ढंग से अपना बचाव किया पूरी ट्रायल के दौरान और अपना बचाव में भी पेश किया साक्ष्य, तो कोई भी प्रकार की जो ट्रायल आपकी चली है वो विषेक नहीं होगी। और यदि चार्ज गलत लगाया और मुलजिम अपना डिफेंस प्रॉपर तरीके से नहीं कर सका तो चार्ज आपका, आपकी ट्रायल विषेक हो जाएगी जब तक कि आपने चार्ज को बदला नहीं। और ये दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना पड़ता है, पीपी को ध्यान में रखना है कि चार्ज गलत लगाया सही, कोर्ट को ध्यान में रखना है कि चार्ज गलत लगाया सही, जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं हम क्या राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो अब आप चार्ज में क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे वो मैंने आपको कल जो जजमेंट राइटिंग के लिए जो गाइडेंस दी थी आपको, वो तो अलग से पढ़ना। अब चार्ज में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, तो आप देखिए आपका जो सेक्शन 211 है, जो अध्याय 17 का पहला सेक्शन है, उसमें 211 अपराध का विवरण सारा का सारा, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी डिटेल, उसमें कौन सा अपराध किया गया ये उसमें आपको लिखना है चार्ज में, जैसे इससे पहले वाले में उसने लिखा है। और यदि कोई पहले का दोष सिद्ध है, वही व्यक्ति जिसके चार्ज लगा रहे हो, तो उसको 211(7) में वो दूसरा चार्ज भी लगेगा। लेकिन 211(7) वाला चार्ज कब लगेगा, जब वर्तमान चार्ज की ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। यदि वर्तमान
ट्रायल में यदि अगला एक्विटल हो जाता है तो 211(7) का कोई मतलब नहीं। वो तभी काम में आएगा कि उसने पहला अपराध किया था और अब ये दूसरा किया है, तो दूसरा अपराध किया है, इसका मतलब ये हैबिचुअल है और इसको ज्यादा वर्धित दंड यानी इनहांस्ड पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इनहांस्ड पनिशमेंट तब मिलेगा जब दूसरा अपराध साबित हो जाएगा, और जब दूसरा अपराध साबित हो जाएगा तो 211(7) का चार्ज लग जाएगा अदरवाइज। और दूसरे प्रकार का जो दूसरा आरोप लगाया है, पहले वाला जो दोष सिद्धि का है, उसको यदि आप देखेंगे तो पहले जो दोष सिद्धि है तो उसका जजमेंट पेश कर दो, जेल गए हैं तो जेल का रिपोर्ट पेश कर दो, वर्डन 398 में दे रखा है कैसे साबित करेंगे, वहां साबित कर सकते। अब आपका आता है धारा 212, यानी दिन दिनांक समय स्थान अभियुक्त का नाम इत्यादि कोई छूट गया हो तो वो इसमें पता कर लो आप, और डिटेल दे दीजिए थोड़ी बहुत, ये है भैया आपके, उससे चार समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका 213 आता है। 213 में तय आता है, यानी याद करो तो तरीका, मोडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ दी ऑफेंस, किस प्रकार से आपने कार्य किया। तो यदि किसी चीज के बारे में आपने चोरी की तो उसे मोड बताने की जरूरत नहीं है, चोरी का सामान मिल गया उसके पास से, तो वो जाने कैसे किया। लेकिन यदि किसी आदमी ने किसी को चीटिंग किया तो आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी चीटिंग के बारे में, वो परिस्थितियां बतानी पड़ेगी कि आप कैसे धोखा खा गए। चीटिंग के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपके साथ किस तरह से चीटिंग। चीटिंग के अपराध में time or the circumstances when the agreement or whatever transaction took place are very important. यदि उस समय उसका धोखा देने का कोई इरादा नहीं था तो बाद में चीटिंग नहीं बने। चीटिंग की परिभाषा जो है 415 में दे रखी है और 420 में चीटिंग की परिभाषा को शामिल करते हुए और आगे वो उसको बढ़ा दिया है। तो अब आप घर पे जाके सोचना कि 415 भी चीटिंग है तो उसकी सजा 417 में है, और 416 की सजा 419 में है, तो 420 की अपने आप में सजा है। तो 415 वाली में चीटिंग में वो आगे वाली में क्या फर्क, मिलती जुलती है, और 415 पूरा का पूरा 420 में लिखा हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 415 वाला लगेगा कि 420 वाला लगेगा, चार, ये देखना। तो वहां आप जब उसको जस्टिफाई करेंगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, तब आपको अल्टरनेट चार्ज लगाने की छूट रहती है। तो ये 13 में आपका तरीका आ गया। कुछ बताना पड़ेगा कि अपराध कैसे होगा, तब बताना पड़ेगा जब आपकी चीज क्लियर नहीं हो रही है। 11 और 12 से चीज क्लियर नहीं हुई तो 13 में आपको तरीका बता दूं थोड़ा बहुत कैसे। अब आपका आता 214 यानी 214, उसमें क्या है आपको करना गौर, क्या है इसमें कि जो परिभाषा जो होती है अपराध की उसका चार्ज नहीं लगे, आपको चार्ज वो लगाना है जिसके अंदर सजा होती है। भी मैंने बताया आपको कि 300 की परिभाषा में मर्डर की परिभाषा दे रखी है, तो आपको चार्ज 300 का नहीं लगा करके 302 का लगाना है। और इसी प्रकार से आपको 307 का चार्ज लगाना है, 308 का लगाना है। तो ये चार्ज आपको 307 और 8 में दोनों में दे रखा है, उनकी अलग से परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी परिभाषा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में दे रखी है। कारण क्या है 307 में क्या है कि whoever by doing an act with such intention or knowledge and under such circumstances if he caused death he would be guilty of murder। तो इसलिए मर्डर की परिभाषा पहले दे रखी है, इसलिए 307 की नहीं। और इसी प्रकार 308 में परिभाषा क्यों नहीं दी कि वो 299 में दे रखी है। वहां मर गया होता तो 302 लग जाता, और जी गया तो 307 लग जाएगा। ऐसे ही यदि मर गया होता तो 304 लग जाएगा, और नहीं जी गया तो 308 लग जाएगा। 307 और 308 में फर्क नहीं समझते लोग। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर में अंतर नहीं समझते, केवल इतना रट रखा है कि डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ लाइफ इज मोर इन दी मर्डर, ये कोई अर्थ थोड़ी। तो आपको धारा जो 214 है उसमें अपराध का एक जो पीनल सेक्शन है और जिस रूप में उसको वर्णित किया गया है वही आपको उसमें लिखना, उसी के इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रख करके आपको अपराध का नाम देना है। जिस अपराध के बारे में जैसे आपने आईपीसी पढ़ी
तो शुरू में जो परिभाषाओं में जो तोल मतोल किया हुआ है वो सारी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए कि यहाँ कौन सी बिट बैठ रही है, उसको सम्मिलित करते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान में, जैसे मान लो आपको ये बनाना है कि वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, तो वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट जो है 321 में दे रखी है। अब आपको वहां जाके देखना पड़ेगा वॉलेंटरीली क्या होता है, उसको जानने के लिए आपको 39 पढ़ना पड़ेगा। किसी ने किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का यदि डिस्ट्रॉय किया है, पूरी किया है, उसका पार्ट किया है, तो 420 में वो यूज हुई है, तो आपको पता लगना चाहिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती क्या है। तो फिर आपको सेक्शन 30 में देखना पड़ेगा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ है। परिभाषा शुरू में इसलिए दी जाती है कि आगे जब आप शब्दों को यूज करोगे तो परिभाषा आपको वहां से लेनी, बार बार परिभाषा नहीं देगी। जो परिभाषा पहले दे दी और उसको आगे यूज किया है तो उस अधिनियम में उस परिभाषा का वही अर्थ निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। और इसीलिए सीआरपीसी में कह दिया कुछ परिभाषाएं तो बता दी, 2 का ए से लेके वाई तक तो बता दी, और जो नहीं बताई तो कह दिया आईपीसी की परिभाषा काम में आएगी। यदि सीआरपीसी में काम में ली है और उनको परिभाषित नहीं किया है तो आप आईपीसी वाली पढ़ी। तो आपका 214 में यही लिखना है कि जो अपराध आपने किया है उसके इंग्रेडिएंट आए, उनके सुभिन्न नाम दिया हुआ है, वो आपको चार्ज में लिखना। उसके बाद आता है 215। तो 215 में क्या होता है, 15 में यानी परिवर्तन, चार्ज में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये देखना। अब यहाँ 2 बातें आती हैं। यदि चार्ज में परिवर्तन करना है तो आपको ये देखना है कि इससे प्रभाव क्या पड़ा, गलत लग गया या नहीं लगा, तो चार्ज को ऐड करना है या परिवर्तित करना है, क्या करना है। तो जो पहले चार्ज लगा है उसमें क्या फर्क पड़ गया। तो यदि अभियुक्त के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा, वो प्रॉपरली अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि चार्ज को बदलना पड़ेगा। और चार्ज कोई छूट गया है वो आप बढ़ा सकते हो। तो 16 में परिवर्तन भी है और एडिशन भी है। तो जब धारा 216 ये कहती है कि निर्णय के लिखाए जाने से पहले चार्ज आप किसी भी समय बदल सकते हो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार आपके समझ में आया कि गलत लग गया। चार्ज कैन बी चेंज्ड एट एनी स्टेज प्रायर टू द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। और इसका प्रावधान 216 में दे रखा है। वहां एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और परिवर्तन भी हो सकता है। तो जहां चार्ज जोड़ा गया है या घटाया गया है या परिवर्तित किया है, संशोधन किया गया है, तो वो निर्णय से पहले आप कर सकते हो। अब सीधी सी बात है कि निर्णय से पहले चार्ज आपने बदल दिया, तो चार्ज बदला है, उस बदले हुए चार्ज की हद तक गवाह को दोबारा बुलाना पड़ेगा उसको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि चार्ज आपने बदल दिया। और गवाह जब तक नहीं आएंगे तो अभियुक्त को उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। और जब तक कोई एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है तो कुछ एक परिस्थितियों को छोड़ करके बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन पढ़ी नहीं जाती है। केवल डाइन डिक्लेरेशन और रेस जेस्ट जैसी कुछ चीजें हैं, उनको आप बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के पढ़ सकते हो। या कोई किसी मामले में पहले किसी इंक्वायरी और ट्रायल में बयान हुए हैं और जहां मुलजिम को जिरे करने का अवसर मिल गया, क्रॉस एग्जामिनेशन मिला, उस बयान को आप पढ़ सकते हो 31 वाला। अदरवाइज बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के नो स्टेटमेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड कैन बी रेड इन एविडेंस। तो जब चार्ज आपने 216 में बदल दिया तो गवाह को दोबारा बुलाना पड़ेगा। तो 217 चार्ज बदल दिया तो बदले हुए चार्ज के स्तर तक गवाह को दोबारा बुलाने का खतरा, यानी बढ़ गई आपकी प्रोसीडिंग। तो 217 में जिन जिन को आप दोबारा बुलाना चाहते हैं, अभियुक्त कहेगा वो सब कोर्ट बुला देगा, अभियोजन चाहेगा तो अभियोजन को बुला देगा और बाद में उनके बयान रिपोर्ट कर देगा। अब उसके बाद आता है 218 218 218 क्या कहता है, 218 ऑफेंस डिस्टिंक्ट टू चार्ज सेपरेट। प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए अलग से चार्ज लगाया जाएगा। ये चीज जो है इट इज नॉट रेस इंटीग्रा नाउ। अब ये कोई अनियमित विषय नहीं है, यही बार बता दिया आपको कि जितने अपराध हैं उनका अलग अलग चार्ज लगेगा। जितने अपराध आरोपित हैं उन सब अपराधों का अलग अलग चार्ज लगाया जाएगा, ये 218 कहता है। अब है आपका 219
यानी 3 अपराध 12 महीने के टाइम, 12 महीने में 3 अपराध किए हैं, सेम नेचर के, सेम सेक्शन के, सेम अधिनियम के, तो उनको एक ही कोर्ट के द्वारा विचार किया जा सकता है। एक ही जगह अलग अलग फैले हुए हैं, जैसे वो नुपुर शर्मा का चला था ना मामला कि एक जगह लिया और सब, उस प्रकार के 3 अपराध यदि 12 महीने में एक से एक हो गए तो सबको एक साथ विचारित किया जाता। उसके बाद आता है आपका 220, इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, 220 कई सारी फिल्म और एक ही हीरो, यानी एक ही आदमी ने एक ही ट्रांजेक्शन में कई सारे अपराध कर दिए। घर में घुसा चोरी करने के लिए, वही आदमी जग गया, चोरी का सामान ले जाते हैं, उसको पकड़ लिया, दोनों में मारपीट हो गई तो रोबरी बन गई। बाहर निकलने के लिए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तो खिड़की तोड़ के चला गया तो हाउस ब्रेकिंग हो गया। बाहर निकलते किसी आदमी ने रोकने की कोशिश करी, उसको ठोक दिया, तो जो जिस प्रकार उसको चोट आई वो और अपराध लग गया। और भागता ही चला गया, जितने लोगों ने उसको पीछा किया, मान लो गाड़ी में बैठ के जा रहा था, रास्ते में जो आया उनका एक्सीडेंट कर दिया। तो जितने भी अपराध एक सेम ट्रांजेक्शन में हो गए वो सारे के सारे एक ट्रायल में उनको ट्राई किया जा सकता है। अब आपका आता है 221 का होता है अल्टरनेट चार्ज। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कई बार जज को पता नहीं लगता, मजिस्ट्रेट को पता नहीं लगता कि कौन सा चार्ज बन रहा है। अपने यहाँ आईपीसी में कई सारी परिभाषाएं ऐसी हैं जिनमें समान समान सी लगती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति में जैसे मान लो 326 का चार्ज लगा दिया, एक डाउट है कि डिसफिगरेशन होगा कि नहीं होगा, उसके आधार पे ले दिया, तो 326 भी लगाओ और 324 भी लगाओ। और यदि आपका 304B का चार्ज है, 304B के लिए इंग्रेडिएंट अलग है, क्या है कि वो 7 साल में उसकी मृत्यु होनी चाहिए, वही संदेहास्पद परिस्थितियों में। तो संदेहास्पद परिस्थितियों में यदि मृत्यु हो गई तो 304B लगाई। मान लो आगे जाकर के शादी के टाइम का पता नहीं लगे, कम हो, सॉरी ज्यादा टाइम हो गया हो, तो आपको अल्टरनेट में मर्डर का चार्ज भी लगाना पड़ेगा। हालांकि 304B में और मर्डर में रिलेशन नहीं है सीधा। 304B मर्डर का छोटा अपराध नहीं है, मर्डर से छोटा अपराध है, सजा कम है उसकी। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि का अपराध या का छोटा या से छोटा का अपराध जो है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। अभी भी नहीं आता तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, आता है तो रिपीट करने से टाइम खराब करने से फायदा नहीं। आता है ना सबको छोटा बड़ा अपराध क्या होता है? अरे बोल दिया करो भाई, मुझे दिख नहीं रहा ना, आप पर्दे पे थोड़ी दिख रहे हो मेरे को। अब आप चुपचाप सुन के चले जाओ राम कथा की तरह, तो मतलब क्या निकला? ये सारी चीजें लॉजिकली होती है। अब आपको कोई चीज मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार मैं आपके समझ में दोबारा बता दूंगा, मेरे क्या पता। छोटा बड़ा अपराध समझते हो क्या? सर बता दीजिए दोबारा एक बार। पहले मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। छोटा बड़ा अपराध का जब अल्टरनेट चार्ज लगाते हो तो आपको ये देखना है कि दो अपराध एक दूसरे के छोटे बड़े वाले जो विकल्प में लगाते हो उनके इंग्रेडिएंट एक होने चाहिए। यानी मर्डर का चार्ज लगा रहे हो तो अल्टरनेट में आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगाइए। कारण क्या? दोनों के इंग्रेडिएंट एक से हैं। यदि 5 अपवाद हैं, उनके स्वरूप यदि हुआ कार्य तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। और मान लीजिए किसी का डिफेंस साबित नहीं कर पाया, अगला जो जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता वो नहीं, पांचों अपवाद साबित नहीं कर पाया तो मर्डर हो जाएगा। तो इसलिए दोनों चार्ज लगाना पड़ेगा। बड़े अपराध का चार्ज लगा करके छोटे में कन्विक्शन कर सकते हो, लेकिन छोटा अपराध है उसका चार्ज लगा के बड़े अपराध में कन्विक्शन नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा सेफ साइड में चलना चाहिए और आपको दोनों के अल्टरनेट चार्ज लगाने चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि 325 और 326 में से बड़ा अपराध कौन सा? अरे ये तो सबको आना चाहिए ना। 326 में आजीवन कारावास है और 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो केवल 7 साल है। तो 325 और 326 में बड़ा अपराध कौन सा हुआ? 326। तो अब ये बताइए कि क्या 325 का अपराध 326 का छोटा अपराध है क्या? नहीं। क्यों नहीं? इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? 326 में लिखा हुआ है
कि any instrument used for cutting, shooting, stabbing or fire, corrosive substance, any substance which is deleterious to swallow or to receive in blood, poison, weapon of offense, animal bite, ये प्रकार के हथियार बता दिए। इन हथियारों से यदि घोर उपत्ति कारित होती है, ग्रीवस हर्ट कारित होती है तो 326 लगेगा, और यदि सिंपल हर्ट रह जाती है तो 324 लगेगा। इसलिए 324 326 का छोटा है और 324 326 से छोटा है, लेकिन 325 का अपराध है वो 326 से छोटा है, 326 का छोटा नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों के इंग्रेडिएंट नहीं मिलते। 325 का छोटा अपराध 323 है, तो अल्टरनेट लगाना तो 325 के अल्टरनेट में 323 लगा सकते हो आप। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना। अल्टरनेट चार्ज लगाते समय इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, अमाउंट ऑफ पनिशमेंट नहीं देखना। हाउ मच इम्प्रिजनमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर both the offenses, it's not the criteria for the alternate charge. ये आपको ध्यान में। अब आपका आ जाता है 221 में अल्टरनेट चार्ज। मैंने बता दिया, छोटे अपराध का चार्ज लगाओगे, बड़े का नहीं लगाया तो बड़े में कन्विक्शन नहीं कर सकते। बड़े का अपराध का चार्ज लगा दिया, छोटे में कन्विक्शन कर सकते हो। 222 कहता है, तो 222 में यही है, बड़ा चार्ज लगाया छोटा नहीं लगाया, बड़े से बच गया छोटे बच जाएगा, दोनों चार्ज लगाया तो और अच्छी बात है। 220 में यदि बड़ा चार्ज लगाया, बड़े में एक्विटल कर देंगे, छोटे में सजा कर देंगे। और इसके बाद आता 223, यानी कितने आदमियों ने बदमाशी करी, कितने आदमी ने गलती करी, तो उसमें अपराध कार्य करने वाले, अबेटर अबेटमेंट करने वाले, प्रयास करने वाले सारे आदमी जितने भी संख्या में होंगे, दे ऑल कैन बी ट्राइड टुगेदर इन सिंगल ट्रायल। तो ये आपका 323 में खूब लंबा है, नीचे लिखा हुआ उसमें ये इसका अबेटमेंट वाला भी आएगा, इसका अटेम्प्ट वाला भी आएगा, और नीचे जो बातें दे रखी है 2-4 और उसको पढ़ लेना। छोटा काम ये रखना है आपको कि नंबर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इज मटेरियल, ऑल कैन बी fastened together with the liability of causing offense conjointly। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है 324, 224 में ये रहता है कि आपका जो भी अपराध बना उसमें आपको सजा हो जाएगी, दोष सिद्ध कर देंगे, जो नहीं बना उसमें आपको एक्विटल कर देंगे। तो ये आपका चार्ज का चैप्टर पूरा हुआ। और उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि 464 को ध्यान में रखना है। 464 में एरर है, ओमिशन है, और आपका एब्सेंस है, और इरेगुलरिटी है। यदि इससे कोई ट्रायल पे प्रभाव नहीं पड़ा तो ट्रायल इनिशिएट नहीं होगी, अदरवाइज इनिशिएट हो जाएगी। तो आपको सेक्शन 2 का भी याद रखना है, 211 से लेकर 224 याद रखने हैं, और फिर आपको एक रखना है 464। तो ये आपके चार्ज के मुतालिक जितने भी सेक्शंस हैं ये इम्पोर्टेंट है। फिर चार्ज जब लगाते हैं तो आपकी जब सेशन ट्रायल होती है तो 225 में वो शुरू होती है, 26 में पेटी केस बताएगा, 27 में चार्ज नहीं बनता तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो 228 में चार्ज लग जाएगा। वारंट ट्रायल 238 से शुरू होती है, 238 में ये सुनिश्चित करना है कि कोर्ट ने दे दो उसको चार्जशीट की, वो 39 में आपके चार्ज लगाएगा। इसी प्रकार कंप्लेंट केस पे है तो वहां आपका 245 में चार्ज लगाया जाएगा। तो ये मैंने कल आपको डिटेल में बता दिया था कि ट्रायल कैसे होती हैं। और ट्रायल के बारे में कोई आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ चंद सेकेंड्स में, चंद मिनटों में। और यदि आपको अच्छी तरह से आती है तो सोचो और परीक्षा में सफल होकर के लौटो। आज अपना थोड़ा काम शुरू लेट हुआ है, तो मेरा तो कोई कसूर था नहीं, इन्होंने लेट कर दिया, आप शुरू से कोई बात नहीं। अभी आपको कोई और पूछना तो बताओ, नहीं तो अपन चलते हैं। 1.5 घंटा हो गया मेरे को आए हुए। अरे आप आया उसमें से कुछ समझ में आया क्या आपके प्यारे बच्चों? यस सर, समझ आ गया सर। आप आईपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो कि जिनके ऊपर चार्ज फ्रेम हम करते हैं या फिर उनके ऊपर चार्ज फ्रेमिंग का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हमें बता सकते हो? वो मुगालते में नहीं रख सकता, मुझे कुछ पता नहीं है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। मैंने आपको सारे सेक्शन गिनाए थे ना अभी, जो रात दिन कोर्ट्स में जिन सेक्शंस में जो पुलिस वालों को याद हैं
और जैसे ये आप देखिए कि मैंने आपको सारे तो बता दिए। देखिए आपका जो मर्डर वाला चैप्टर है वो आपके काम का है। 299 में आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट फाउंड टू मर्डर, 300 में मर्डर की परिभाषा, 301 मारना था किसी और को दूसरे को दिया टेक, 302 में मर्डर की सजा, 303 303 पहले से आजीवन कारावास, फिर गलती करी तो मृत्युदंड है उसके लिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। फिर आपका 304 आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसमें 2 पार्ट हैं तो ये आपके काम के नहीं है। फिर आपका आएगा 304 ए में एक्सीडेंट, वो आपके काम का है। फिर 304 बी में ब्राइड बर्निंग है, वो आपके काम का नहीं है। उसके बाद आपका 304 के बाद 305 आता है अबेटमेंट। अबेटमेंट में भी मृत्युदंड है। यदि पागल का और माइनर का अबेटमेंट किया और वो मर गया तो मृत्युदंड मिलेगा अबेटर को भी। और अच्छे आदमी का किया तो 306 लग जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर किया 307 लग जाएगा। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू 308 लग जाएगा। आत्महत्या का प्रयास करेगा तो 309 लग जाएगा। कोई ठग है तो 310 लग जाएगा। 11 है तो ठग की सजा हो जाएगी। 312 में कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो अबॉर्शन वाला मैटर है वो आ जाएगा। 313 में क्विक विद चाइल्ड वाला आ जाएगा। 314 में वो आपका स्वेच्छा से इच्छा से कंसेंट वाला वो आ जाएगा। 315 है पैदा होने से पहले पेट में मार देना का है। 316 में ये आता है, आपने देखा होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाले उदाहरण में बता रखा है। यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी है और बच्चे का शरीर का कोई भी अंग बाहर आ गया तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चला जाएगा। लेकिन कोई अंग बाहर नहीं आया, अंदर ही भ्रूण हत्या हो गई उसकी तो 316 आता है उसमें। 317 में यह था माँ बाप और गार्जियन से उसको बच्चे को खतरा रहता है, उसको ऐसी तरह एक्सपोज करके आ जाते हैं। फिर 318 में है बच्चे के जन्म को सीक्रेट करना, उसको पैदा हुआ था या नहीं हुआ था सब सबूत मिटा देते हैं। फिर आपको 319 में आओगे तो हर्ट होता है। फिर एक हर्ट होती है, एक आपकी होती है इंजरी। हर्ट और इंजरी में क्या फर्क है? तो एवरी हर्ट इज एन इंजरी एंड एवरी इंजरी इज नॉट एन हर्ट। वहां क्या बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी 44 में आती है, ये 319 में केवल हर्ट होती है। फिर आपकी घोरुपत्ति होती है 320 में। 320 में घोरुपत्ति में 8 बातें होती हैं, ये आपको आनी चाहिए। घोरुपत्ति का चार्ज कभी भी लग सकता है। उसमें होता है इमेस्कुलेशन, permanent privation of sight of either eye, permanent privation of hearing power of either ear, destruction or disablement of the member or joint, or impairment of power of any member or joint, or disfiguration or fracture of bone or tooth, injury endangering life, so the person could not undertake normal pursuits for the spell of 20 days or more, or remain in severely bodily pain, or injury with disfiguration of head or face। ये 8 बातें होती हैं। 8 बातों को मैंने एक कविता में आपको मेरा वीडियो आपने प्रज्ञा मैडम ने प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ने आपको सर्कुलेट कर रखा है, उसमें मैंने बताया रखा है कि हत्या में आपने इसके जो क्या बोलते हैं घोरुपत्ति की परिभाषा मैंने आप कविता में बना रखी है कि स्थायी रूप से आंख कान गई या गई जनन शक्ति, टूट गई या हिल गई हड्डी या राबी से ज्यादा भर्ती, हिल गया या टूट गया दांत या शक्तिहीन व कोई मेंबर या जॉइंट या सिर चौरा कुरूप हो गया। ये है 8 पॉइंट। तो फिर कोई क्यों ना करेगा पॉइंट आपको, तो ये आपको देखना है। 321 में होता वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और 322 में होता वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवस हर्ट। 323 में होता वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट की सजा। 324 में होता वॉलेंट्री कॉजिंग सिंपल हर्ट, वो हथियार बता दिए उनसे। और 325 में होता वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट जिसमें हथियार नहीं बताए। 326 में ये हो गया आपका जो हथियार बता दिए। 326 ए में आपका एसिड का फेंकना पिलाना और 326 बी में आपका हो गया उसका प्रयास करना। 327 में कन्फेशन एक्सटॉर्ट करना, नहीं मनी एक्सटॉर्ट करना। 328 में जहर दे देना। 329 में घोरुपत्ति काट कर देना प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करते समय। 330 में आपका पुलिस वाला कन्फेशन एक्सटॉर्ट करता है तो सिंपल हर्ट करता है तो 330, घोरुपत्ति काट करता है तो 331। 332 में पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालोगे तो आता है। 333 में घोरुपत्ति है, यदि पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा भी डाली और घोरुपत्ति काट कर दी। 334 में किसी ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में चोट कर दिया आपको सिंपल 334 लगेगा, सजा कम मिलेगी। और घोरुपत्ति काट कर दी तो आपको 335 में मिलेगी। 336 में आपका रेस ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट है। 337 में रेस ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट से कोई चोट काट हो जाती है सिंपल। 338 में घोरुपत्ति कारित होती है। 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। 341 में
रॉन्गफुल डिस्टेंस की सजा 42 में, कन्फाइनमेंट की सजा है 3 दिन का है तो 342 में 42 में आ जाएगा, और 10 दिन तक है 344 में आ जाएगा। किसी की रिट जारी कर दी है हेबियस कॉर्पस की, उस आदमी को आपने छुपा रखा 345 आ जाएगा। सीक्रेटली छुपा रखा 346 आ जाएगा। किसी से मनी एक्सटोर्ट करने के लिए है तो 347 आ जाएगा। एक्सटोर्शन करना है आपको, इसका कन्फेशन एक्सटोर्ट करना तो 348 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सीक्वेंस में याद करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। और ये सारे इनमें से जो रातिम काम आते हैं वो मैंने बता दिया। चीटिंग का है तो चीटिंग बाई पर्सोनेशन का भी है, और उसके बाद में आपका 323 है, 341 है, 325 है, इधर 451 है, 452 है, 455 है, लर्किंग है, हाउस ब्रेकिंग है। ये आपका 441 से लेके 462 तक के सारे सेक्शन आ जाते हैं। उधर आपका फोर्जरी है, फोर्जरी में आपको 463 से लेकर के 472-73 तक वाले अच्छे हैं। आगे तो यही है कि कब्जे में आपका वो हथियार रखा काम में, मोहर काम में ले ली, सील काम में ले ली, कागज काम में ले लिए, स्टाम्प काम में ले लिए, इस प्रकार की प्रॉपर्टी रखना उससे कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपका 463 और 464 ये दुआ यदि आपको आगे तो 471 में आपकी फोर्जरी पूरी हो जाती है। 463 फोर्जरी कैसे होती है, क्या होती है और कैसे होती है 464। ये दो चीज यदि आपके समझ में आ गई तो फोर्जरी का चैप्टर एकदम पक्का समझ में आ जाएगा आपको। कारण क्या है कि सिंपल फोर्जरी की सजा 465 में है, और यदि न्यायालय का रिकॉर्ड है, न्यायालय की कार्रवाई है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, न्यायालय की प्रोसीडिंग में कोई आपने काम किया, कोई एप्लीकेशन लगाने का अधिकार दिया या बैप्टिज्म है, इस तरह का कोई है तो 466 लग जाएगा। और यदि कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, एक्वेंटेंस रोल है, प्रॉपर है, प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल है या इनमूवेबल है, इनको ट्रांसफर करने का यदि कोई है तो ये आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाला एक्वेंटेंस रोल वाला ये आपको 467 मिल जाएगा, जहां उम्र कैद की सजा है। कोई किसी के साथ चीटिंग करता तो 468 हो जाएगा। यदि किसी की मानहानि करनी है, यदि किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाना है तो 469 में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट आपका पूरा फोर्ज है या आधा फोर्ज है कैसे माना जाएगा, यदि इसका छोटा सा भाग भी यदि फोर्जरी में कर दिया आपने कन्वर्ट तो पूरा डॉक्यूमेंट फोर्ज माना जाएगा। और 470 में ये आई गया आपका। 69 में आपका वो हो गया। 71 में है कि फोर्ज डॉक्यूमेंट को सही के रूप में काम में लोगे तो ऐसे सजा होगी मानो आपने वही डॉक्यूमेंट फोर्ज किया। कल मैंने आपको बताया था, अब आपको याद रहा कि पता नहीं। तो ये सारा मैंने ज्ञान झाड़ दिया आपके सामने। ये वाले सेक्शन आते हैं ज्यादातर, बाकी कुछ नहीं। एक डिफेमेशन का आ जाता है कभी कभार, लेकिन वो बड़ा क्लिष्ट है, उसमें 10 तो एक्सेप्शन दे रखे हैं, वो स्पष्टीकरण दे रखे हैं, तो ना तो परीक्षार्थी को आता है ना उसके छांटने वाले को आता है। तो आपका एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, एक्सटॉर्शन है। आपको ये याद रखना है कि चोरी में यदि बल प्रयोग हो गया तो लूट होगी, एक्सटॉर्शन में बल प्रयोग हो गया तो आपकी लूट होगी। कि रोबरी में परिभाषा में लिखा 390 में, इन रोबरी आइदर देयर इज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ये रोबरी के पोर्शन है। दोनों कभी कभार साथ होते हैं, बाकी हमेशा अलग अलग। तो कोई भी आपका रोबरी हो, कोई आपका एक्सटॉर्शन हो, ये सब बातें आपकी उसमें है। तो मैं सोचता हूँ जरूरत से ज्यादा ही बोल गया, कहीं आप सोचोगे ज्यादा ही ज्ञान में। ठीक है, और कोई पूछ रहा बोलो। सर एक लास्ट चीज और सर, जैसे कि आपने ये जो फॉर्मेट भेजा है इसमें तो हमने सिर्फ आईपीसी के सेक्शंस के बारे में बात किया कि अगर आईपीसी के सेक्शंस में अगर व्यक्ति इसमें आप कोई सा ही डाल दो, कोई सा ही ओके उसकी परिभाषा डाल दो, एक का नाम लिख दो, उसमें क्या फर्क है। ओके जैसे कि सेक्शन दिस 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 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन दिस ऑफ अदर एक्ट, ऐसे कुछ भी कर दो। आगे SC/ST का लिखा है ना उसमें, जो भी आपको अपराध लिखा। आप मान लीजिए उसने हथियार लेकर के किया तो 3/25 डाल दो, आर्म्स एक्ट का डाल दो। उसके पास में ओके। शराब लिया हुआ था तो शराब वाला सेक्शन लग जाएगा। और सर जो अदर एक्ट्स के सेक्शंस होंगे उनके लिए अलग पैराग्राफ बनाएंगे क्या है सर? जैसे कि आईपीसी के सेक्शंस को के बारे में हम एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं और दूसरे एक्ट के सेक्शंस को हम अलग दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, ऐसे मिक्स नहीं करेंगे वो ऐसा? लिखा जाएगा तो उसके साथ में नहीं आएगा, क्योंकि बात अलग है, इंग्रेडिएंट अलग है। वो आपको ध्यान रखना, वहां टाइम फेयर लगे सेपरेटली लिखना पड़ेगा। एक्ट का नाम ही अलग आ गया ना, वो साथ तो नहीं हाँ है। एंड सो तो नहीं कर सकते ना आप। तो दूसरा एक्ट आएगा तो पैरा दूसरा ही होगा, चार्ज दूसरा ही लगेगा। ओके सर। कोई भी चीज आप चीज तो
आप मेरा टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं, कभी भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 7 दिन से पढ़ाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत सर नहीं। हाँ सर वो जो अभी आपने एग्जाम्पल बताया था कि दो लोग घर में घुस में किसी की चोरी करने जाते हैं पर चोरी नहीं हुई होती है तो वो मालिक उन्हें पकड़ लेता है। अभी आपने बात सुनो, आप करने क्या गए थे? चौबे जी बनने गए थे और छब्बे जी बन के आ रहे। चौबे जी बनने गए थे और छब्बे जी बन के आ जाता है, वो दूबे जी बन के आ जाता है। आपके सामने जब चार्जशीट पेश हो जाती है तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि कौन सा अपराध घटित हुआ। आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। यस सर, तो उसमें सेक्शन आपने बताया था एक तो 302 460 और सर एक तीसरा कौन सा बताया था 392। कौन सा? एक तो 460 लगेगा कंजूर मर्डर पे लगेगा, और एक रोबरी का लगेगा 400 अपना 392। 392। हाँ, 390 की परिभाषा रोबरी में है। मृत्यु कार्य करने के इरादे से यदि कोई कार्य करता, रोबरी करता, तो मृत्यु कार्य हो जाए या गौरवपति कार्य हो जाए, 390 में लिखा हुआ है। हाँ सर, मतलब ये 3 सेक्शन लगेंगे ना, 302 और 460 और 392। है सर इस क्वेश्चन में और 3 सेक्शन लगेंगे ना, 302 460 और 392 आईपीसी। हाँ, और 302 मर्डर तो लगेगा ही। मर्डर हुआ ना। अब ये थोड़ी है कि घर में घुस के चोरी करके मर्डर करते तो सजा कम हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। उसमें सजा कम है ना। अरे हाँ वो सर, मर्डर तो लगेगा। थोड़ी हो जाए। अरे जनरल सोचिए कि आदमी सारा चोरी करने के लिए गला घोट के मार दिया, उसको सजा कम होगी? घर में घुस के, घर से सेफ जगह कौन सी है? वो घर में ही नहीं छोड़ा तो उसको क्यों छोड़ेंगे? जहां हाँ जहां यस सर। पर्सन जो आते हैं, बाजार से कोई किताब आप खरीदेंगे जजमेंट राइटिंग की, मैंने 5 खरीदी, 5 रुपए का, कुछ भी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा, जनरल प्रिंसिपल यही है जो आपको बता दी। तो प्रैक्टिकल कोर्स पे जो चलते हैं वही है। अब कोई भी चीज आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो अपन तैयार है ना, पूछते ना मैडम से, मैं बता दूंगा। अब मेरा शायद इतनी क्लास होनी थी, आज ये आप क्लास समझिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कोई पूछना तो मेरे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो आपको बताता रहूंगा, मेरे कोई फर्क नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते तो हो चुकी है अपनी, कई बार आपको सवाल बोलो। सर जैसे मान लीजिए अगर 3 या 4 अक्यूज्ड हैं और तो एग्जाम पर्पज से। देखो ये बात आपकी गलत है। मान क्यों लीजिए, जब चार्जशीट पेश होगी तो सब आ गए आपके सामने। नहीं नहीं सर, मैं एग्जाम पर्पज से पूछ रहा हूँ। अगर 3 अक्यूज्ड हैं तो सर पर्टिकुलर अक्यूज्ड पे चार्ज बनेंगे एग्जाम पर्पज से हर एक का अलग, क्योंकि सर टाइम लिमिटेड है तो सबके चार्ज अलग बनाने होंगे। जो कंजॉइंट लाइबिलिटी आएगी ना उनकी, तो वो उसके जो आप सारे जो 460 सबके लगेगा। जिसने जी जी मर्डर सर। किया उसके मर्डर का लग जाएगा, बाकी 3 है तो 34 लग जाएगा। ओके सर। और जैसे सर तीनों ने ही सेम ऑफेंस किया है और 2 ऑफेंस किए मान लीजिए, तो सर हर एक पे अलग पर्टिकुलर अक्यूज पे सारे चार्ज अलग से लगेंगे? जैसे ए का चार्ज अलग होगा, बी का चार्ज अलग होगा? मैंने आपको समझाया था ना, कल वाले चार्ट में एक ने दरांती से हाथ काट दिया तो उसके जी तो 326 लगेगा, और साथ वाले जी के सर। 326/34 लगेगा। वो ओके सर। साथ और था, उसने हाथ नहीं काटा लेकिन साथ था वो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सबने सेम ही ऑफेंस किया, मान लीजिए सबने 326 ही किया है, तो सबके चार्ज अलग से बनाने होंगे, क्योंकि सर वो 3 चार्ज फ्रेम करना। तो सब आदमी ने हाथ पांव काटे, सब, किसी ने टांग काट दी, किसी ने हाथ काट दिया, सबके 326 लग गए। जी जी सर। और जैसे सर मान लीजिए एक एक्स है, एक्स ने ऑफेंस किया, वाई ने अबेट किया है, तो वाई पे अलग से अबेटमेंट का चार्ज लगेगा सर उसी चार्ज में ही? अबेटमेंट में क्या है आपको पता है? अबेटमेंट का चार्ज कैसे लगता है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज कैसे लगता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने जी कहीं सर। जी ढंग सर। से पढ़ाई की होगी तो आपको पता चल जाता है ये कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। कॉन्स्पिरेसी में यदि किसी अपराध के लिए अलग से सजा दे रखी है तो ठीक है, वरना ऐसे सजा मिलेगी जैसे उसने अबेटमेंट किया हो। और अबेटमेंट के लिए ओके। अलग से सजा दे रखी है तो ठीक है, वरना ऐसे अबेट किया हो। जी सर 109 में सर। ओके सर, थैंक यू सर। और बोलो। सर आपका कांटेक्ट नंबर बता दीजिए सर। मेरा है 9983 226668। थैंक यू सर। चलो ठीक है, और कोई नहीं है, कोई सवाल नहीं है? इतने आदमी कितने हो? 50 हो? कितने हो?
पता नहीं चलता क्या? 20। ना ना चलो खैर कोई बात नहीं, जितने मुझे तो दिखते हैं नहीं, मतलब दीवार के सामने, स्क्रीन के सामने बोल रहा हूँ जो भी। ठीक है, उतार दूं ये? सवाल समाप्त हुए? जी सर। सवाल वही पूछ सकता है जो पढ़ के आया हो। बिना पढ़े तो क्या पूछे, बोले उल्टा नहीं पड़ जाएगी। समझ में तो आया ना मैंने पढ़ाया जो? अरे चले उतार ही दिए मतलब। यस सर, समझ आ गया। अच्छा, और अभी कोई दोबारा क्लास होगी तो पहले बता देना, कोई परिवर्तन करना हो तो कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे आपके। सर जैसे आज आपने फॉर्मेट पहले ही भेज दिया था वैसे ही भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा, खड़े फोन बैठे मेरे पास एक और है, अभी मैं भेज देता हूँ, कोई मेरे को नंबर भेज दीजिए आप। सर आपका नंबर रिपीट कर दीजिए। ये है 99,831 हाँ 668। 2668। हाँ नहीं, 99,831 मैंने मैडम को सारे भेज रखे हैं बच्चे, बाकी ये वाला मैंने भूल गया, मैडम को भेजा नहीं है, तो मैं अभी मैडम को भेज देता हूँ, मैडम आपको भेज देंगी। एक और चार्ज कल आया मुझे, ओके सर। ये भी चार्ज 336 लगाया, और एडीजे को ही पता नहीं 326 का चार्ज लगना नहीं चाहिए, बता लिख रखा चार्ज, लेकिन एडीजे रैंक आदमी जिसको ये पता नहीं 336 का था, कोई भटा फेंकने को 336 लगा दिया, पुलिस भी यही लगा करके। मैं पुलिस के डीवाईएस वगैरह के जो बैच आते हैं ना उनको पढ़ाता हूँ, मेरे उनको सबको समझाता हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट है वो तो लगाएंगे नहीं, ये बिना स्टूडेंट वाले लगा। तो मैं ये मैडम को भेज देता हूँ, मैडम के वाया आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना? मेरे पास तो आपके नंबर है नहीं, तो मैं मैडम को ये नंबर भेज देता हूँ, और आपको कोई पूछना हो तो मुझे बताओ। ओके सर। ठीक। आज तो टेस्ट टेस्ट सीरीज वाले नहीं आने थे, तो क्यों आए? नरेश जी संभालो, दुकान संभालो अपनी। 2 घंटे की पनिशमेंट देंगे आप मुझे तो। आप यार मेरे से कंफर्म